हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों में भूचाल ला दिया है। शुरुआती कारोबार में ही अडानी पावर 9% से ज्यादा लुढ़क गया था। निवेशकों को लगभग 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 16.7 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया था। वहीं बीजेपी आईटी सेल लगातार कोशिश करता हुआ दिख रहा था कि कैसे भी ये मुद्दा कंट्रोल में ले लिया जाए। राहुल गांधी को भी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में समन भेजा है, जिसे वे अडानी के इस मुद्दे को दबाने का एक प्रयास मात्र बता रहे हैं। अब आप अगर ये सब नहीं देख पा रहे हैं तो अपने आंख और कान खोल लीजिए। ये लाखों करोड़ों की हेर फेर बार बार सुनकर आप भी फेमिलियर हो गए होंगे, लेकिन ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा ही है, जिसे बड़े बड़े कारोबारी सरकार के साथ मिलकर हमसे और आपसे लूट रहे हैं। आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम ये जानने के अधिकारी तो हैं ही कि जिन्हें आपने वोट देकर देश का जिम्मा सौंप रखा है, वो आपके पैसे के साथ क्या क्या करतूतें कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री को तमाम सबूतों के साथ पेश करते हुए कहा था कि एक इंडियन बिजनेसमैन ग्रुप कॉर्पोरेट के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है। यह घोटाला करने के लिए ढेर सारी ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें ज्यादातर टैक्स हेवन देशों पर आधारित शेल कंपनियां थीं। इन शेल कंपनियों के साथ लाखों करोड़ों डॉलर का गुप्त लेन देन किया गया था। तब अडानी ग्रुप पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अडानी ग्रुप पर जांच करने का जिम्मा सेबी का है, तो वही करे जांच। सेबी ने भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी और हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने सेबी की अध्यक्ष का भी कच्चा चिट्ठा खोलकर अब सामने रख दिया है। एक और नई रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें सेबी के अध्यक्ष और अडानी ग्रुप का रिश्ता बेपर्दा कर दिया गया है। अब मसला यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है क्या और यह घोटाला कैसे कैसे किया गया। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति ने कैसे अडानी ग्रुप से मिलकर उनके स्टेक खरीदे और उन्हें क्लीन चिट दे दी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जेपीसी की जांच की मांग कर रहा है और दावा कर रहा है कि अगर जांच हुई तो 24 घंटे के भीतर एनडीए सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। अभिवादन, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट छापी तो उस ओरिजिनल रिपोर्ट के साथ 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने भी सबूत पेश किए थे। उसके बावजूद भी भारतीय सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और सेबी ने इसे टेक्निकल वायलेशन बताकर अडानी ग्रुप के खिलाफ केवल कार्यवाही करने के नाम पर बस दिखावा किया। उल्टा सेबी ने 27 जून 2024 को हिंडनबर्ग को एक नोटिस भेजा। हिंडनबर्ग ने 106 पेज का विश्लेषण किया था अपनी रिपोर्ट में, जिसमें सेबी कोई तथ्यात्मक गलती निकाल नहीं पाई थी। सेबी यही कहती रही, पूरी जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए, जो कि पहले से ही दी जा चुकी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि सेबी एक खुद रेगुलेटर है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि इस रेगुलेटर को भी उन ऑफशोर कंपनियों की जानकारी थी जिसे अडानी ग्रुप नियमों को तोड़ मरोड़ कर स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसके जवाब में सेबी ने कहा कि जिस ब्रोकर के जरिए आपने ये जानकारी हासिल की है उसे सेबी ने बैन कर रखा है। उसे सेबी से डील करने का एक स्पेसिफिक फील्ड में ही केवल एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा तीतर नहीं है वो। एक बार ऑफशोर कंपनी समझ लेते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अक्सर ऑफशोर कंपनियों का जिक्र होता रहता है। ये अपने देश के बाहर, खासकर द्वीपीय देशों में स्थापित की जाती हैं, जहां के नियम कानून अपने देश से अलग होते हैं। पनामा, बरमूडा, बहामास, कैमेन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आदि आदि इस तरह के देश हैं ये सब, जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। ऐसा समझा जाता है कि कई कंपनियां और अरबपति टैक्स चोरी करने, नियमों को लूटपाट करने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों की तरफ पलायन करते हैं। इन देशों में कई सारी संपत्तियां बनाई जाती हैं। वैसे ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें टैक्स हेवन देशों में टैक्स से छूट मिल जाती है। कई तरह के कानूनी और वित्तीय लाभ मिल जाते हैं। ज्यादातर ऐसी कंपनियां चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। माना जाता है कि कई बार ऑफशोर कंपनियां खोलकर उसकी एक ब्रांच अपने देश में शुरू कर दी जाती है। अब कंपनी विदेश में शुरू हुई है तो कई मायनों में वह स्थानीय कानूनों से बच जाती है।
क्योंकि कंपनी की किसी देश में खुली गई ब्रांच ही उस देश के कानून के दायरे में आती है। यही नहीं, कई बार फर्जी कंपनियां भी शुरू की जाती हैं जिन्हें शेल कंपनियां कहा जाता है। झूठे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि शेयर मार्केट को प्रभावित किया जा सके और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाया जा सके। हिंडनबर्ग का भी यही आरोप था कि अडानी ग्रुप ऑफशोर कंपनी के जरिए अपने शेयर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है और इसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जुलाई 2024 में जब सेबी द्वारा हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, तब हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में लिखा कि यह अजीब बात है कि एक रेगुलेटर जिसे विशेष तौर पर फ्रॉड गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है, उसने उन कंपनियों में बहुत कम रुचि दिखाई जो पब्लिक कंपनियों के जरिए ऑफशोर सेल कंपनियों के साथ लाखों करोड़ों डॉलर के पैसे लेन देन को संचालित कर रही हैं, जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। और इसी तरीके से वो डुप्लीकेट बॉडीज का एक नेटवर्क बिछा रही हैं, अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही हैं या उसे अपने मन मुताबिक हैंडल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि कोर्ट के रिकॉर्ड में पूरा विवरण है, उसके मुताबिक इन शेयर धारकों के निवेश की जांच में सेबी का हाथ बिल्कुल खाली रहा। जून 2024 के आखिरी सप्ताह में अडानी के CFO जुगशिंदर सिंह ने बताया कि अडानी ग्रुप को सेबी की तरफ से मिली कुछ नोटिसें मामूली किस्म की हैं। इसके साथ ही उनकी गंभीरता को भी अभी प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही समाप्त कर दिया गया। अडानी रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके भारत के लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग कर मेन पावर प्लांट्स के आयात में अनुमान से ज्यादा ऊंची कीमतें लगा दी। उसी समय एक बड़ा खुलासा और हुआ। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी शेल कंपनियों का एक पूरा जाल कंट्रोल करते थे। उन शेल कंपनियों ने इन मेन पावर प्लांट्स को, जिनकी ऊंची ऊंची कीमतें तय की गई थीं, कथित तौर पर हासिल कर लिया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बरमूडा बेस्ड ब्रिटिश ओवरसीज और टैक्स हेवन में स्थित ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में विनोद अडानी के कंट्रोल वाली एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद उसने इसको मॉरिशस में रजिस्टर्ड IPE प्लस फंड 1 में इन्वेस्ट कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक अलग जांच की और बताया कि GDOF का जो पेटेंट फंड था उसे 2 अडानी एसोसिएट्स द्वारा अडानी ग्रुप के ही शेयरों के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस स्टेबल फंड को इंडियन इन्फोलाइन IIFL द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे अब 361 प्राइवेट फंड डेटा और IIFL के मार्केटिंग मटेरियल के तौर पर बुलाया जाता है। IIFL दरअसल भारत में एक सार्वजनिक तौर पर लिस्टेड एक मैनेजमेंट फर्म है जिसका जटिल फंड ढांचे को सेट करने का एक लंबा इतिहास है। इसके साथ ही जर्मनी के अब तक के सबसे बड़े घोटाले वायर कार्ड स्कैंडल से भी उसका पहले से रिश्ता है। वायर कार्ड से जुड़े एक टेक ओवर में IIFL ने कथित तौर पर फ्रॉड किया था। यूके कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक ऐसा उसने मॉरिशस फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए किया था। अब यहां से हिंडनबर्ग ने एक एक करके पत्ते खोलना शुरू किया। हिंडनबर्ग ने पहले तो इस बात को नोटिस किया कि अडानी इतना सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं और रेगुलेटरी बॉडी सेबी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। ऐसा क्यों? ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हो सकता है अडानी का सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के साथ कोई रिश्ता हो। तब पता चला कि पहली बार माधवी बुच और उनके पति धवन बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 में अपना अकाउंट खोला था। ये वही कंपनी थी जिसमें विनोद अडानी ने इन्वेस्ट किया था। IIFL में ट्रांसफर किया गया फंड की घोषणा ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट का सोर्स सैलरी है और दंपति की कुल अनुमानित आय $10 मिलियन है। अब 2 साल बाद माधवी बुच को अप्रैल 2017 में सेबी की होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। राजनीतिक तौर पर इस संवेदनशील नियुक्ति के ठीक एक सप्ताह पहले 22 मार्च 2017 को माधवी के पति धवल बुच मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर को एक लेटर लिखते हैं। ये ईमेल उनके और उनकी पति के GDOF में इन्वेस्टमेंट से संबंधित था। इस लेटर में धवल बुच ने यह निवेदन किया था कि अकाउंट को ऑपरेट करने वाले वे अकेले ऑफिशियल व्यक्ति होंगे। इससे लगता है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पद पर नियुक्त होने से पहले अपनी पत्नी की संपत्ति को वहां से वो हटाना चाहते थे। होता है ना, सरकारी बाबू 2 नंबर के पैसे से अपने माता पिता के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीनें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। वैसे ही माधवी बुच के निजी ईमेल को एड्रेस करता हुआ
26 फरवरी 2018 के एक अकाउंट स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर का पूरा विवरण सामने आता है और एक बार फिर यह मॉरिशस में रजिस्टर्ड फंड का सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ढेर सारी लेयर्स के साथ उस कंपनी से गहराई से जुड़ा पाया जाता है जिसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। विसल ब्लोअर का दस्तावेज बताता है कि 25 फरवरी 2018 को जब बुच सेबी की होल टाइम सदस्य थी तब यह व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके इंडिया इन्फोलाइन को अपने पति के नाम से व्यवसाय करने की बात लिखती हैं जिससे फंड की यूनिट्स को बनाया जा सके। इन शॉर्ट अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो ऑफशोर कंपनीज के इतर हजारों मुख्यधारा के इज्जतदार और रियल ऑनशोर इंडियन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की मौजूदगी के बावजूद भी एक इंडस्ट्री सेबी जिसको इस पूरे स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी मिली है, दस्तावेज बताते हैं कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति का एक मल्टी लेयर वाले ऑफशोर फंड ढांचे में स्टेक है। जिस कंपनी की जांच इन्हें करनी चाहिए उसी में इनके स्टेक हैं, जो एक ऐसी कंपनी द्वारा कंट्रोल्ड है जिसका वायर कार्ड घोटाले से रिश्ता है, उसी यूनिट में जिसे एक अडानी का निदेशक संचालित करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिस पर अडानी के पैसों को साइफन कराने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इसके लिए सभी जरूरी सबूत हिंडनबर्ग ने पेश किए हैं, बावजूद इसके सेबी मानने को तैयार नहीं है, नहीं सरकार इसे मान रही है। अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कराने के निवेदन के जवाब में कहा जाता है कि ऑफशोर फंड के धारकों का खुलासा करने के क्रम में सेबी बिल्कुल खाली हाथ रही। अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने इस बात को चिन्हित किया था कि दूसरे फंडों में ईएम रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, दो मॉरिशस यूनिट्स शामिल थी। इसकी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दोनों यूनिट्स इंडिया इन्फोलाइन, जिसे अब तक 361 बुलाया जाता है, उससे संबंधित हैं और उसके कर्मचारियों के जरिए उनकी देखभाल की जाती है। सेबी की जांच की अगर बात करें तो आज तक सेबी ने इन फंड्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, जो मैं बताने जा रहा हूं। 27 मार्च 2013 को अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिंगापुर में रजिस्टर किया गया था। इसने खुद को बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर घोषित किया था। 2014 का कंपनी का एनुअल रिटर्न देखेंगे आप तो उसके मुताबिक माधवी बुच इसकी 100% स्टेक होल्डर थी। अप्रैल 2017 में लिंक्डइन के मुताबिक माधवी बुच ने होल टाइम मेंबर के तौर पर सेबी ज्वाइन किया और फिर 1 मार्च 2022 को वो सेबी की चेयरपर्सन बन गई, लेकिन फिर भी वो अगोरा पार्टनर्स की 16 मार्च 2022 तक 100% की हिस्सेदार बनी रही। सिंगापुर का रिकॉर्ड तो यही बताता है, लेकिन फिर उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए अगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी को अपने पति धवल बुच को ट्रांसफर कर दिया। पहले भेजे गए डायरेक्ट ईमेल के प्रूफ को देखते हुए पता चलता है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच अपने पति के नाम से ऑफशोर फंड यूनिट्स के साथ प्राइवेट ईमेल के जरिए बिजनेस कर रही थी। गजब की बात तो ये हुई कि माधवी बुच के पति धवल बुच ने अपने बारे में लिंक्डइन पर लिखा है कि सप्लाई चेन के सभी पक्षों और खरीद में उनका गहरा अनुभव है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय उपभोक्ता कंपनी यूनिलीवर में बिताया, जिसमें वह चीफ प्रोक्योरमेंट अफसर तक गए। सोर्स बताते हैं कि पिछले 2 दशकों से उन्होंने किसी भी फंड के लिए काम नहीं किया, चाहे वह रियल एस्टेट हो या कि कैपिटल मार्केट फंड। इन इलाकों में अनुभव की कमी होने के बावजूद उन्होंने एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ज्वाइन किया, जो भारत में सबसे बड़ी निवेश करने वाली कंपनी है। इसमें उन्हें जुलाई 2019 को पद मिला सीनियर एडवाइजर का। अब यह बहुत ध्यान से समझिए, ब्लैकस्टोन भारत में REIT को स्पॉन्सर करने वाली और बड़ा निवेश करने वाली फर्मों में से एक है। REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भारत का पहला REIT इम्बेंसी को सेबी को रिकमेंडेशन 1 अप्रैल 2019 को मिला, जिसको स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन ने किया था। ये जुलाई 2019 में बुच के ब्लैकस्टोन ज्वाइन करने के ठीक 3 महीने पहले हुआ। 13 महीने बाद अगस्त 2020 में सेबी की रिकमेंडेशन के बाद ब्लैकस्टोन समर्थित माइंड स्पेस REIT भारत की दूसरी IPO के लिए REIT बन गई। ब्लैकस्टोन अब नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को स्पॉन्सर करता है, जिसे ICICI रिसर्च के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा एसेट का रिटेल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसकी लिस्टिंग मई 2023 में हुई और भारत का चौथा ट्रेडेड REIT बन गया। ब्लैकस्टोन में धवल बुच के सलाहकार रहने के दौरान सेबी ने ढेर सारी महत्वपूर्ण REIT रेगुलेशन से संबंधित बदलाव प्रस्तावित किए।
पास करवाए और लागू भी करवा दिए। दिसंबर 2023 में ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी REIT में मौजूद अपने पूरे कैश को निकाल लिया, जिसकी कीमत 71 बिलियन रुपए थी, यानी $853 मिलियन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल का सबसे बड़ा ब्लॉक ट्रेड था ये। शायद भारत में REIT की सबसे बड़ी चैंपियन सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच हैं, जिन्होंने विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज में एसेट क्लास को प्रमोट किया। 20 मार्च 2023 को आयोजित न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में उन्होंने कहा कि REITs भविष्य के लिए उनका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। एक साल बाद सेबी NISS की रिसर्च कॉन्फ्रेंस में मार्च 2024 को उन्होंने निवेशकों से REIT पर सकारात्मक विचार रखने की अपील की। माधवी बुच का मौजूदा समय में भारतीय कंसल्टिंग बिजनेस है, जिसे अगोरा एडवाइजरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनकी 99% स्टेक है, जहां उनके पति एक निदेशक हैं। अब मसला ये है कि अगर इसकी जांच सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंसी यूनिट्स के मुकाबले भारतीय यूनिट्स में ज्यादा पारदर्शिता होती है। एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के अंत में अगोरा एडवाइजरी ने कंसल्टेंसी से 19.8 मिलियन रुपए पैदा किए। ये माधवी बुच की पहले बताई गई सैलरी से 4.4 गुना ज्यादा है। विदेश से काला धन वापस लाने की बात करने वाले विदेश जितना पैसा भेज चुके हैं, उसकी गिनती करते करते आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बहरहाल आप वीडियो शेयर तो कर ही सकते हैं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।